अध्याय 251। इस समय तोबा कियुए को सुखद गर्मी का एहसास हुआ। हाँ, यही एहसास था। अपने कनिष्ठ शिष्य से हाथ मिलाते हुए ऐसा लगा जैसे उसका पूरा अस्तित्व अधिक पारदर्शी, स्पष्टवादी हो गया हो। उसके मन में प्रेरणा की बाढ़ उमड़ पड़ी, जिससे उस अनुभूति का विरोध करना कठिन हो गया। तोबा कियुए ने अपना चेहरा सीधा रखने की पूरी कोशिश की, ये सुनिश्चित करने के लिए कि न तो ये यू और न ही होंगलुवान को कुछ भी गलत नजर आए। जहाँ तक लिन मियासु की क्षतिग्रस्त आत्मा की मरम्मत की बात है, तो तोबा कियू के लिए ये बहुत मुश्किल काम नहीं था, बस थोड़ा समय लेने वाला था। फिर भी उसे यह जरा भी परेशान करने वाला नहीं लगा। जब तक वह अपनी उंगलियों को अपने जूनियर के साथ मिलाए रख सकती है, तब तक वह 10 दिन और रात तक वहां बैठकर खुश रहेगी। बेशक ये यू को आत्मा की बहाली के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन होंगलुवान ने निश्चित रूप से ऐसा किया। मदद के लिए हाथ पकड़ना, कृपया। ये स्पष्ट था कि तोबा कियुए उसके करीब आने का बहाना ढूंढ रहा था। यह आश्चर्यजनक था। उनकी यह नव स्वीकृत शिक्षा काफी आकर्षक साबित हो रही थी। ईमानदारी से कहूँ तो अगर सेंटेसियन रामू आसपास नहीं होती तो 5 फिंगर पीक के भीतर आंतरिक रोमांस इतना बुरा नहीं होता। आखिरकार तोबा कियू और जी मुलिंग दोनों ही उसे अच्छे लगते थे। होंगलुवान ने सूक्ष्मता से दूर स्थित एक चट्टान की ओर देखा, जहां सफेद बालों वाली एक आकृति जी मुलिंग व्यावहारिक रूप से निराशा में अपने दांत पीस रही थी। अपमानजनक, वह मन ही मन बुदबुदाती रही। ये तो बहुत ज्यादा है। ये सोचने के लिए कि तोबा अपने लिए अवसर का लाभ उठाएगी, बेशर्मी से बिना किसी संयम की भावना के ये यू का हाथ पकड़ेगी। क्या वह वरिष्ठ शिष्या नहीं थी? क्या उसे कम से कम थोड़ी गरिमा तो नहीं रखनी चाहिए? बस तुम रुको, वो मन ही मन बुदबुदाए। आप दोनों को इसका पछतावा होगा। कुछ ही क्षण बाद लिन मियासु की आत्मा का फ्रैक्चर पूरी तरह से ठीक हो गया और वह अपने शरीर में वापस आ गई। तोबा कियू ने गहरी सांस छोड़ी, अपनी आंखें खोली और सौम्य स्वर में कहा, अभी के लिए ये स्थिर है। ये यू ने तुरंत पूछा, अभी के लिए? केवल अभी के लिए ही क्यों? ओह, और मैं लगभग भूल ही गया था, उन्होंने आगे कहा। उसकी आत्मा क्षतिग्रस्त होने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो गया है। इसका क्या कारण है? उसकी आत्मा काफी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए स्मृति हानि की आशंका है। मैंने इसे कुछ समय के लिए स्थिर कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे हेवनली सोल फ्रूट की सहायता की आवश्यकता होगी। इस पर तोबा कियू ने एक नर्म आह भरी, मानो अनिच्छुक हो। ये यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सवाल करना जारी रखा, वरिष्ठ बहन, मुझे ये स्वर्गीय आत्मा फल कहाँ मिल सकता है? या अगर यह खरीदने के लिए उपलब्ध है तो मैं इसे खरीद लूंगा। स्पिरिट स्टोन मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। उस आखिरी बयान पर मास्टर होंगलुवान की निगाहें बदल गईं, उसकी आंखों में साजिश की चमक दिखाई दी। ऐसा लगता था कि उसका नया शिष्य सचमुच धनवान था। पहले 1000 से अधिक उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों को लापरवाही से फेंकने के बाद वह अभी भी इतना साहसिक बयान दे सका। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी अगली अपरिहार्य हार के बाद रोते हुए उसके पास आना होगा। शायद वह स्पिरिट स्टोन के पूरे ढेर के साथ भाग लेगा। तोबा कियू ने धीरे से जवाब दिया, स्वर्गीय आत्मा फल प्राप्त करना कठिन नहीं है। मेरे पास घर पर कुछ है, इसे पुनः प्राप्त करने के लिए बस मेरे साथ आओ। राहत महसूस करते हुए ये यू ने उसे बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन फिर उसे कुछ एहसास हुआ। तोबा कियुए ने अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ा है। मास्टर होंगलुवान के सामने वे युवा प्रेम की गिरफ्त में एक जोड़े की तरह हाथ में हाथ डाले बने रहे। उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ और उसने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसकी पकड़ मजबूत थी। ओह वरिष्ठ बहन, इस हाथ के बारे में, उसने कहना शुरू किया, लेकिन तोबा कियू की दिखावटी निराशा ने उसे बीच में ही रोक दिया। ओह, क्या आप भी कहानियों में उन अविश्वासी पुरुषों में से एक बनना चाहते हैं? मैंने बस आपकी मदद की थी और अब आप इतनी जल्दी दूर चले गए। क्या आप जानते हैं कि मैंने अभी कितनी आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च की है? और अब गर्मजोशी के लिए एक साधारण हाथ पकड़ना भी बहुत ज्यादा है। उसके शब्दों ने ये यू को अचंभित कर दिया, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। सच कहूं तो अगर लिन मियासु की आत्मा की पूरी तरह से मरम्मत की जा सकती है तो तोबा कियू को वास्तव में धन्यवाद देना चाहिए। उसे भविष्य में स्वर्गीय आत्मा फल खोजने में भी उसकी मदद करने की आवश्यकता होगी। कारण और शिष्टाचार ने तय किया कि उसे उसके प्रति ईमानदारी से आभारी होना चाहिए। लेकिन ये हाथ पकड़ना, ये थोड़ा ज्यादा था। खैर, अगर वह रुकना चाहती है तो ऐसा ही होगा। उसके हाथ नर्म और नाजुक थे, उन्हें थोड़ी देर तक पकड़ने में कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, ठीक है, आप सही कह रही हैं, वरिष्ठ बहन। मुझे पीछे हटने वालों में से नहीं होना चाहिए। आप जब तक चाहे मेरा हाथ पकड़ सकती हैं। ये देखकर कि ये यूं शांत हो गया है, तोबा कियुए के होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। बिना किसी देरी के वह उसे अपने साथ ले गई और वे 5 फिंगर पीक से निकलकर पूर्व की ओर चले गए। उनके जाने के बाद जी मुलिंग, जो चट्टान के पीछे छिपी हुई थी, अब खुद को रोक नहीं सकी। वो स्पष्ट रूप से निराश होकर होंगलुवान के पास पहुंची। मास्टर, क्या आप इसे ऐसे ही खिसकने देंगे? उसने मांग की। सीनियर सिस्टर को किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं है। वो जूनियर ब्रदर के साथ दिन के उजाले में हाथ पकड़ रही है। अगर किसी ने ये देखा तो वे क्या सोचेंगे? होंगलुवान ने अपना समय लिया, धीरे धीरे अपने वाइन लौकी से घूंट लेते हुए धीरे से जवाब दिया, दूसरों की राय के बारे में चिंता क्यों करें? कई लोगों ने मुझे आप सभी को शिष्यों के रूप में स्वीकार न करने की सलाह दी, फिर भी मैं इसकी परवाह किए बिना आप सभी को ले आया। जी मुलिंग घबरा गई, अवाक रह गई। ये सच था, होंगलुवान के तरीके अपरंपरागत थे, अक्सर दूसरों की समझ से परे होते थे और वो कभी भी किसी के फैसले की परवाह नहीं करती थी। अगर वो कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यदि उसने ऐसा न करने का निर्णय लिया तो किसी ने भी उस पर दबाव डालने का साहस नहीं किया। लेकिन जी मुलिंग तोबा कियू के दुस्साहसी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकी। ये यू को उसका होना चाहिए था, और फिर भी
क्या तोबा की युए थोड़ी देर के लिए साझा नहीं कर सकती थी? जी मुलिंग ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा वह उतनी ही अधिक क्रोधित हो गई, निराशा में अपना पैर पटकने लगी। होन लुवान ने हंसते हुए अपने रेशमी सफेद बालों को सुझाने के लिए हाथ बढ़ाया। ठीक है, परेशान मत हो, मुझे पता है कि तुमने ये यू के साथ क्या किया है, होन लुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम बहुत जल्दी में थे, यही कारण है कि वह तुम्हारे बारे में इतना सावधान रहता है। लेकिन मास्टर, आप जानते हैं कि मैं खुद को रोक नहीं सका। जी मुलिंग ने उत्तर दिया, उसका स्वर उदास था। होन लुवान की मुस्कान चौड़ी हो गई। फिर अच्छी तरह से खेती करो और यदि तुम पीछे नहीं हट सकते तो जो चाहो ले लो। ये शब्द जी मुलिंग के लिए एक रहस्य उद्घाटन की तरह थे जो सीधे हो गए, नव प्रेरित हुए। उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। एक बार जी मुलिंग के चले जाने के बाद किंग्यून संप्रदाय के नेता लुओजी प्रकट हुए, स्पष्ट रूप से एक गंभीर मामले पर इरादा रखते हुए। ये देखकर कि हमेशा नशे में रहने वाली उसकी सीनियर उसके पहले शराब पीने के बावजूद जाग रही थी, वह झिझक गया। पास ही एक चट्टान पर असाधारण रूप से सुंदर महिला को लेटे हुए देखकर, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, उसने उत्सुकता से पूछा, बड़ी बहन, वो कौन है? इतना उत्सुक क्यों? होन लुवान ने उपेक्षापूर्वक उत्तर दिया, बस मुझे बताओ कि कौन सी मुसीबत तुम्हें यहाँ ले आई है। उसकी बेबाकी से घबराकर लुओजी ने तुरंत खुद को संभाला। यह अत्यावश्यक था, वह अब इसे अपने तक नहीं रख सका। वरिष्ठ बहन, ये भयानक खबर है, ये यू को राक्षस लिनफेग्युआन ने पकड़ लिया है। लुओजी और लिनफेग्युआन एक ही युग के नहीं थे। 30,000 साल पहले के इस पौराणिक दानव के साथ उनका कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था, जिससे उनकी उलझन और बढ़ गई कि जब लिनफेग्युआन ने ये यू को अपने साथ छोड़ने पर जोर क्यों दिया। फिर भी उनकी स्थिति को देखते हुए एक राक्षस और दूसरा एक धार्मिक संप्रदाय का शिष्य, ये यू की संभावनाएं गंभीर थीं। लुओजी ने लिनफेग्युआन की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। यहाँ तक कि 5 पवित्र भूमियों के नेताओं की संयुक्त शक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर सकी। परिस्थितियों को देखते हुए उनकी एकमात्र आशा होन लुवान से हस्तक्षेप करने की थी। उसने मान लिया था कि वह ये सुनने के लिए उत्सुक होगी कि ये यू को पकड़ लिया गया है, या कम से कम थोड़ा सदमा तो दिखाएगी। लेकिन उन्हें होन लुवान की ओर से एक नज़र मिली जिसे केवल बुनियादी सामान्य ज्ञान की कमी वाले किसी व्यक्ति के लिए आरक्षित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो आप मुझे बता रहे हैं कि ये यू को ले जाया गया था? वास्तव में ये कब हुआ था? उसने बिना पलक झपकाए पूछा। उसकी गहन दृष्टि के तहत लुओजी ने खुद को दूसरे नंबर पर पाया। तुरंत उसने उस दिन की पहले की घटनाओं को याद किया। होन लुवान ने सुना, फिर उपेक्षापूर्वक हाथ हिलाया। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये यू अभी कुछ समय पहले ही सुरक्षित और स्वस्थ लौटा है। वह शायद पहले ही लिनफेग्युआन से भागने में कामयाब हो चुका है और तोबा कियुए के साथ बाहर चला गया है। ये सुनकर लुओजी को राहत मिली। जब तक ये यू ठीक था, सब ठीक था। फिर भी संदेह का एक बीज मौजूद था। लिनफेग्युआन की ताकत को देखते हुए ये यू संभवतः कैसे बच सकता था? लुओजी हैरान रह गया, लेकिन अगर ये यू वापस आ गया था तो इस पर और सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं था। झुककर उसने विदा ली। मुख्य हॉल में वापस उसने महारानी ली रोवांग द्वारा मेज पर छोड़े गए संचार पत्थर पर नजर डाली और सोच समझकर देखा, क्या उसे ये यू की सुरक्षित वापसी के बारे में उसे सूचित करना चाहिए। इस बीच 5 फिंगर पीक पर वापस होन लुवान ने अपने लौकी से शराब पीना फिर से शुरू कर दिया। उसकी नजर एक चट्टान के ऊपर लेटे हुए लिन मियासू पर गई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। दिन के दौरान लिनफेग्युआन द्वारा लिया गया और रात में 5 फिंगर पीक पर वापस किया महिला। होन लुवान के मन में एक विचार आया। वह तेजी से लिन मियासू के पास पहुंची और अपना एक हाथ अपने दिल के ऊपर हवा में रखा। एक पल में लिन मियासू के शरीर के चारों ओर घूमने वाली अनगिनत तलवारें फूट पड़ी। ये देखकर होन लुवान जोर से हंस पड़ी। उसकी आवाज 5 फिंगर पीक पर गूंज उठी। मध्य महाद्वीप के उत्तरी भाग में तोबा परिवार का गढ़ था, जो एक सम्मानित कृषक परिवार था जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी थीं। उनकी ताकत और प्रभाव पवित्र भूमि की तुलना में बहुत गहरा था। जब तोबा कियुए ये यू को अपने परिवार की संपत्ति में ले गई तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कभी किसी कृषक परिवार को इतने बड़े पैमाने पर निर्मित होते नहीं देखा था, जो किंगयुन संप्रदाय को भी टक्कर दे रहा हो। हालांकि 2 बातें उसे हैरान कर गईं। सबसे पहले वे कई घंटों से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। उनके उच्च साधना स्तर और पसीने के प्रतिरोध के बावजूद क्या अब तक सीनियर सिस्टर के हाथ में दर्द नहीं होने लगेगा? और अब जब वे उसके परिवार के घर पर थे तो क्या वह थोड़ा और संयम नहीं दिखा सकती थी? दूसरा, क्या ये सचमुच उसका पारिवारिक घर था? क्या ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो उसने बनाया हो? यदि ये वास्तव में उसकी पारिवारिक संपत्ति थी तो मुख्य प्रवेश द्वार का उपयोग क्यों नहीं किया गया? वे चोरों की तरह लगातार दूसरों की नजरों से बचते हुए क्यों इधर उधर घूम रहे थे? ऐसा लगा जैसे वे किसी प्रकार का गुप्त खेल खेल रहे थे, थोड़ा रोमांचकारी बेशक। हुश, कई आकृतियां ऊपर की ओर उड़ गईं। तोबा कियू ने तुरंत ये यू को एक खंभे के पीछे खींच लिया। उसका चेहरा तनावग्रस्त था। बड़ी बहन, ये यू ने धीरे से सांस छोड़ी। क्या हमें वास्तव में इस तरह से इधर उधर छिपते रहने की जरूरत है? यदि यह इतना ही परेशानी भरा है तो हम स्वर्गीय आत्मा फल क्यों नहीं खरीद लेते? यह मेरे ही घर से है, मैं इसे क्यों खरीदूंगा? तोबा कियू ने उसे अपने साथ खींचते हुए फुसफुसाया। बस रुको, मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ अतिरिक्त चुनूंगा। ये यू ने एक विनम्र, यदि थोड़ा अजीब हो, मुस्कुराने पर मजबूर किया। वास्तव में घरेलू, लेकिन वह वास्तव में ऐसी नहीं लग रही थी कि वो यहीं की है। तोबा कियू ने ये यू को कई मोड़ों से गुजारा जब तक कि वे अंततः एक आंगन तक नहीं पहुंच गए। गेट कसकर बंद था और एक नज़र में ये यू बता सकता था कि कम से कम 50 अलग अलग संरचनाएं स्थापित की गई थीं। जाहिर है इस जगह की सामग्री बेहद मूल्यवान थी। स्वर्गीय आत्मा फल अंदर है।
एक बार जब मैं गेट खोलूंगी हम इसे ले लेंगे, वो फुसफुसाए। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? ये यू ने मदद की पेशकश की, मदद करने के लिए उत्सुक। आखिरकार उन्हें संरचनाओं की अपनी महारत पर गर्व था। कोई जरूरत नहीं है। तोबा कियुए ने उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। तभी एक गहरी आवाज ने टोकते हुए कहा, यदि आप उसकी मदद नहीं चाहते हैं तो इसके बजाय मैं आपकी सहायता कैसे करूं? ये यू ने मुड़कर देखा तो एक सख्त दिखने वाला अधेड़ उम्र का आदमी कुछ ही दूरी पर खड़ा था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं। पिता, तोबा कियुए ने धीरे से पुकारा। ये सुनकर ये यू शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, ये वास्तव में उसकी पारिवारिक संपत्ति थी। भले ही उनका आगमन कुछ हद तक संदिग्ध रहा हो, पारिवारिक बंधन निर्विवाद था। स्वर्गीय आत्मा का फल अब उनके जैसा ही अच्छा था। दरअसल उनसे पहले का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तोबा कियू के पिता, तोबा परिवार के मुखिया तोबा एनचेन थे। तो क्या तुम्हें मुझे पापा कहना याद है? तोबा एनचेन की नज़र ठंडी थी। हमारे पारिवारिक कानून का पहला नियम, केवल घर का मुखिया और उत्तराधिकारी ही सुक्सिन कोर्ट में प्रवेश कर सकते हैं। क्या आप सिर्फ अंदर जाने के लिए पारिवारिक कानून की अवहेलना करना चाहते हैं? तोबा कियू ने क्षण भर के लिए अवाक रहकर अपना सिर नीचे कर लिया। ये यू तनाव को महसूस करते हुए चिंता करने लगा। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। जैसे ही वह हस्तक्षेप करने वाला था, एक खूबसूरत महिला उनके पास आई। पति, आप किससे बात कर रहे हैं? उसने पूछा। उसका लहजा नर्म था। ये तोबा कियुए की माँ जी किंगजी थी। वह अपने पति के साथ शामिल हो गई और ये यू और तोबा कियुए को एक दूसरे का हाथ थामे देखकर उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। ये यू ने तुरंत अपना दाहिना हाथ छुड़ाया, यह महसूस करते हुए कि उसके माता पिता के सामने हाथ पकड़ना कुछ ज्यादा ही आगे था, जैसे वह उसके परिवार से मिल रहा था। यह अनुचित लग रहा था। हालांकि जब उसने जाने दिया तो जी किंगजी की अभिव्यक्ति तुरंत खराब हो गई। अब उसने तोबा एनचेन पर तस्वीर खींची। हमेशा उस खट्टे चेहरे के साथ आपको क्या लगता है कि आप किसे डरा रहे हैं? हमारी बेटी आखिरकार घर आ गई है और आप अभी भी ऐसे ही हैं। क्या आप पिटाई के लिए उत्सुक हैं? अगर आप उसे डरा देंगे तो क्या होगा? मुस्कुराए। उसकी आवाज शेर की दहाड़ जैसी तेज ने तोबा एनचेन को एक अजीब सी मुस्कान के लिए मजबूर कर दिया। जी किंगजी ने तोबा कियुए का हाथ थामते हुए गर्मजोशी से उससे संपर्क किया। ओह मेरे प्रिय, जब से हमने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से 300 साल हो गए हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें कितना याद किया है? हालांकि उसके शब्द उसकी बेटी की ओर निर्देशित थे, लेकिन उसकी नज़र ये यू पर टिकी रही, जिससे वो कुछ हद तक घबरा गया। तोबा कियू ने धीरे से अपनी माँ का चेहरा अपनी ओर किया। माँ, मैं यही हूँ। जी किंगजी ने नाराज होने का नाटक करते हुए अपनी बेटी का हाथ एक तरफ धकेल दिया। मुझे पता है कि आप कहाँ हैं। मुझे याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपको जो करना चाहिए वो इस युवक को मुझसे मिलवाना है। तोबा परिवार के मुख्य हॉल के अंदर जी किंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आप दोनों साथी शिष्य हैं? बचपन के दोस्त, उस तरह का मासूम बेदाग संबंध। ये यू का मुंह अनायास ही हिल गया। वरिष्ठ बहन तोबा कियू ने उन्हें केवल 5 फिंगर पीक पर होंगलुवान के अधीन शिष्यों के रूप में पेश किया था। और फिर भी किसी तरह बचपन की प्रेमिकाओं की यह कहानी कहीं से गढ़ी गई थी। ऐसी ज्वलंत कल्पना के साथ शायद गे क्विंगजी को इसके बजाय रोमांस उपन्यास लिखने पर विचार करना चाहिए। हॉल के शीर्ष पर बैठे तोबा एनचेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, साथी शिष्यों के रूप में भी यह आपको सुक्सिन कोर्ट में प्रवेश करने का अधिकार नहीं देता है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा होता तो आपने एक गंभीर उल्लंघन किया होता। तोबा कियू आगे की बहस से बचते हुए चुप रहे। किसी कारण से ये यू ने देखा कि जब से वह अपने माता पिता से मिली थी वह बहुत अधिक सहमित लग रही थी, लेकिन यह पारिवारिक व्यवसाय था और इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। ये यू ने जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए कहा, कृपया नाराज मत होइए अंकल। मैं ही वह व्यक्ति था जिसे हेवनली सोल फ्रूट की जरूरत थी और मैंने सीनियर सिस्टर से मदद मांगी थी। यह मेरी ओर से अचानक हुआ था। इससे क्या ख्याल है, मैं इसे खरीद सकता हूँ। स्पिरिट स्टोन, कलाकृतियाँ, दुर्लभ संसाधन, जो भी आप चाहते हैं, बस उसे नाम दें। तोबा एनचेंग जवाब देने ही वाले थे कि जी किंगजी ने अचानक मेज पर थप्पड़ मार दिया, जिससे वह चुप हो गए। उस पर सावधान दृष्टि डालने के बाद उसकी मुद्रा काफी संयमित हो गई। इस दृश्य को देखकर ये यू को तुरंत एहसास हुआ कि वास्तव में घर की बागडोर किसके पास है। जी किंगजी की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, शायद चाची की राय सुनना सबसे अच्छा होगा। बस मुझे बताएं कि कितने स्पिरिट स्टोन की जरूरत है। ये यू के दिमाग में स्पिरिट स्टोन से हल होने वाला कोई भी मुद्दा वास्तविक मुद्दा नहीं था। जब बात स्पिरिट स्टोन की आती थी तो वो बहुत अधिक संपन्न था। असली परेशानी तब होगी जब उन्होंने कुछ दुर्लभ कलाकृतियां या सामग्री मांगी जो उसके पास नहीं थी। लेकिन हर किसी को आश्चर्यचकित करते हुए जी किंगजी उज्ज्वल रूप से मुस्कुराए। जल्द ही आप परिवार बन जाएंगे। स्पिरिट स्टोन क्यों लाएं? स्वर्गीय आत्मा फल आपका है, एक उपहार के रूप में। ये यू की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। वह अंतिम भाग ठीक था, लेकिन जल्द ही आप परिवार बन जाएंगे से उसका क्या मतलब था? क्या वह सचमुच अपने रिश्ते को गलत समझ रही थी? तोबा कियू ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, माँ, कनिष्ठ भाई और मैं उस तरह का रिश्ता साझा नहीं करते हैं। हम सिर्फ सामान्य साथी शिष्य हैं। जी किंगजी ने शांति से उत्तर दिया, तुम्हारे पिता और मैं भी एक समय सिर्फ साथी शिष्य थे। और देखो हम कहाँ पहुँच गए, शादी कर ली। मेरे लिए एक वरिष्ठ और कनिष्ठ शिष्य एक आदर्श मेल है। मैं इसका जीवंत प्रमाण हूँ। तोबा एनचेंग की भौहें सिकुड़ गईं और वह बुदबुदाया, ये हमेशा इतना आसान नहीं होता। कभी कभी होता है। जी किंगजी ने उसे तेजी से काट दिया। हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मूड खराब मत करो, अन्यथा तुम्हें आज रात पछताना पड़ेगा।
तोबा एंचेंग ने अपने होंठ भींच लिए, उसकी मुद्रा और भी सिकुड़ गई। ऐसा लग रहा था कि इस मामले में उनका कुछ भी कहना नहीं है। ये यू ने उस पर सहानुभूति की दृष्टि डाली। इस हेनपेकेट का होना वास्तव में प्रभावशाली था। अंकल, ऐसा लग रहा था जैसे आपके दिन चुनौतीपूर्ण थे। ये यू की अभिव्यक्ति को भांपते हुए जी किंगजी ने तुरंत हंसते हुए समझाया, ओह, गलत मत समझो, मैं हमेशा ऐसी नहीं होती। बात सिर्फ इतनी है कि मेरे पति में मजबूत इरादों वाली महिलाएं हैं, इसलिए मुझे अभिनय करना होगा। ये यू ने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान बिखेरी। वह बहाना आश्वस्त करने से बहुत दूर लग रहा था। जी क्विंगजी को एहसास हुआ कि उनका स्पष्टीकरण कितना कमजोर था और उन्होंने विषय बदल दिया। वैसे भी मेरा छोटा क्यू यहाँ एक आदर्श साथी है, दयालु, पारिवारिक जीवन के लिए उपयुक्त। एक बार जब आप दोनों शादी कर लेंगे तो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। तोबा क्यू तुरंत उठ खड़ा हुआ। माँ, पिता, कनिष्ठ भाई और मेरे बीच उस तरह का रिश्ता नहीं है। हम केवल साथी शिष्य हैं। यदि आप ये बातें कहते रहेंगे तो मैं वास्तव में अब घर नहीं आऊंगा। अपनी बेटी की हताशा को महसूस करते हुए जी किंगजी ने नर्म रुख अपनाया। ठीक है, हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे अभी के लिए। तोबा क्यू ने अपना हाथ बढ़ाया। बस मुझे स्वर्गीय आत्मा फल दो, मुझे इसकी आवश्यकता है। जी किंगजी ने उत्तर दिया, यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जब चाहे तब चुन सकते हैं। आपको कल सुबह तक इंतजार करना होगा, इसलिए रात के लिए यहीं रुके। उसने फिर ये यू की ओर आंख मारी, स्पष्ट रूप से उम्मीद की कि वो उसकी योजना का समर्थन करेगा। उसके प्रत्याशित रूप को देखकर ये यू मना नहीं कर सकी। आखिरकार उसका स्वर्गीय आत्मा फल पर नियंत्रण था, उसे नाराज न करना ही सबसे अच्छा था। वह आगे बढ़ा और बोला, बड़ी बहन, हम रात के लिए यहीं क्यों नहीं रुकते? हम कल स्वर्गीय आत्मा फल इकट्ठा कर सकते हैं और फिर वापस जा सकते हैं। तोबा क्यू ने थोड़ा सिर हिलाया और आगे बहस न करने का फैसला किया। जी किंगजी का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने ये यू को एक मौन संदेश भेजा, धन्यवाद। ये यू ने जवाब में केवल हल्का सा सिर हिलाया। सच तो यह है कि तोबा परिवार का माहौल कुछ ऐसा था जिसे वह समझ नहीं सका। यह एक अजीब सा एहसास था जिसे वह हिला नहीं सका। जी किंगजी की व्यवस्था के साथ ये यू का अतिथि कक्ष तोबा क्यू के निजी क्वार्टर के ठीक बगल में स्थापित किया गया था। ये स्पष्ट था कि घर की महिला उसे अपनी बेटी के साथ जोड़ने के लिए उत्सुक थी। सच तो यह है कि ये यू को इस विचार से कोई आपत्ति नहीं थी। आखिर सीनियर सिस्टर जैसी खूबसूरत रहस्यमय महिला का विरोध कौन कर सकता है? लेकिन रिश्तों के लिए आपसी इच्छा की आवश्यकता होती है और यह कुछ ऐसा था जिसे दोनों में से कोई भी मजबूर नहीं कर सकता था। अपरिचित परिवेश में खुद को नींद में खोना जोखिम भरा था, इसलिए ये यू ने शुरू में अपने कमरे में ध्यान करने की योजना बनाई, अभ्यास करने के लिए क्रॉस लेग बैठकर। हालांकि 2 सांसों के बाद उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। खेती रहने भी दो। सुधार की तीव्र गति का आदी हो जाने के बाद वह अब नियमित अभ्यास की धीमी गति को सहन नहीं कर सका। वह बस कुछ देर सोना चाहता है। कुछ ही क्षण बाद ये यू गहरी नींद में सो गया। अगले ही पल तोबा क्यू एक कागज और ब्रश लेकर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वास्तव में उसका ऐसा करने का इरादा नहीं था, लेकिन उसका हाथ पकड़ते समय उसे जो अनुभूति महसूस हुई वह व्यसनी थी। जब उनकी उंगलियां आपस में जुड़ती थीं, तो प्रेरणा मुक्त रूप से प्रवाहित होती प्रतीत होती थी। कनिष्ठ भाई, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सोचा, मैंने तुम्हें जो मदद की है उसके बाद निश्चित रूप से तुम्हें बदले में मेरा हाथ पकड़ने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। आप चुप हैं, इसलिए मैं इसे सहमति मानूंगा। धीरे से उसने ये यू का हाथ पकड़ लिया। एक पल में उसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और जैसे ही उसने अपने ब्रश को कागज पर रखकर अपने विचारों को लिखा, उसके गालों पर हल्की सी लाली उभर आई। वह नहीं जानती थी कि कुछ ही दूरी पर 2 आकृतियां खिड़की से चुपचाप सब कुछ देख रही थीं। मुख्य हॉल की छत पर जी किंगजी अपनी मुस्कुराहट को दबा नहीं सकी। देखो, मेरी छोटी क्यू वास्तव में मेरी बेटी है, पहले से ही पहल कर रही है। ठीक वैसे ही जैसे मैं पहले करती थी। लेकिन हाथ पकड़ने से क्यों रुकना? अगला कदम क्यों नहीं उठाना? तोबा एंचेंग की अभिव्यक्ति जटिल हो गई। आखिरकार वो उसकी अपनी बेटी थी, क्या उसे सचमुच अपनी चोट लगने की कोई चिंता नहीं थी? पत्नी, क्या हमें सचमुच उसे ऐसे ही चलने देना चाहिए? वह थोड़ा असहज होकर बुदबुदाया। वे इस बात पर जोर देते रहते हैं कि वे युगल नहीं हैं, फिर भी वे यहाँ एक साथ रात बिता रहे हैं। क्या इससे कुछ नियम नहीं टूटते? जी किंगजी ने उसकी पीठ पर जोरदार प्रहार किया, जिससे तोबा परिवार के दुर्जय मुखिया का उसकी खेती के स्तर के बावजूद संतुलन बिगड़ गया। मैं नियमों के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता। मेरे लिए क्यू और ये यू बचपन की प्रेमिकाएं हैं, मासूम और पूरी तरह से मेल खाते हैं। और तो क्या हुआ अगर ये यू केवल गोल्डन कोर चरण में है? यदि हम इच्छुक हैं तो हम उस पर खेती के संसाधनों का ढेर लगा सकते हैं जब तक कि वो एकता चरण तक नहीं पहुंच जाता। खेती के स्तर का मतलब सब कुछ नहीं है। अगर वो क्यू की परवाह करता है तो यही मायने रखता है। तोबा एंचेंग लड़खड़ा गए लेकिन खुद को संभालने में कामयाब रहे। उसने आह भरी, पत्नी, यह उसका साधना स्तर नहीं है जो मुझे चिंतित करता है। मैं सोच रहा हूँ कि क्या ये यू को उसकी आंखों से क्यू के रहस्य के बारे में पता है, और अगर उसे पता चल गया तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जी किंगजी चुप हो गई, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। वो मुड़ी और छत से नीचे उतर गई और नीचे के कमरे में ये यू और तोबा क्यूए का दृश्य छोड़ दिया। तोबा एंचेंग ने उसे जाते हुए देखा, फिर से आह भरी और उसका पीछा किया। इस बीच कमरे के अंदर तोबा क्यू ने पूरे उत्साह के साथ लिखना जारी रखा। प्रेरणा सुचारू रूप से प्रवाहित हो रही थी क्योंकि उसने अपनी पांडुलिपि के पन्नों को कुछ ज्यादा ही उत्साह के साथ पलट दिया था। आवाज से ये यू में हड़कंप मच गया और वो घबराहट से उठा और उसकी नजर अपनी वरिष्ठ बहन पर पड़ी। आधा अचंभित होकर उसने मान लिया कि वह सपना देख रहा है और कुछ और नींद लेने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
लेकिन उसकी हथेली में उसके हाथ की गर्माहट ने उसे पूरी चेतना में वापस ला दिया। बड़ी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हैं? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। तोबा की यूए स्तब्ध हो गई, उसकी आंखों में अविश्वास था। क्या उसे गहरी नींद में सोने वाला नहीं माना जाता था? वह इतनी जल्दी कैसे जाग गया? वह शब्दों को टटोल रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए और उसने किसी भी लेखक की तरह सहजता से अपनी किताब बंद कर दी। आखिरकार किसी मित्र द्वारा आपके सामने आपका काम पढ़ना सार्वजनिक अपमान से कम नहीं था। ये यू को लगभग ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग फटने वाला था। 5 फिंगर पीक पर हर कोई अपने तरीके से इतना विलक्षण क्यों था? सबसे पहले दूसरी वरिष्ठ बहन जी मुलिंग ने उनके व्यक्तिगत स्थान पर आक्रमण किया था और उन्हें उम्मीद थी कि वरिष्ठ बहन तोबा कियू को मिश्रण में लाने से वह समस्या हल हो जाएगी। ये काम कर गया था, लेकिन अब वह एक बिल्कुल अलग जानवर से निपट रहा था। एक समस्या सुलझी, दूसरी पैदा हो गई। पहले जी मुलिंग अपनी चिपकी हुई निकटता के साथ, और अब तोबा कियूए। असल में मैं ये जांचने आया था कि आपने कंबल उड़ा हुआ है या नहीं, तोबा कियू ने एक लंबे विराम के बाद आखिरकार एक बहाना बनाते हुए कहा। ये यू ने आह भरी। क्या आपको लगता है कि यह एक उचित बहाना है? कृषकों के लिए कंबल की आवश्यकता ही नहीं थी। कड़ाई से कहें तो जैसे ही कोई साधना के मार्ग में प्रवेश करता है, वह नींद की जगह ध्यान ले सकता है, गहरे ध्यान की स्थिति में प्रवेश कर सकता है, जिसके लिए नींद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। नींव स्थापना चरण तक कृषकों को शायद ही कभी आराम करने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक ये यू की बात है, अपने अद्वितीय साधना दृष्टिकोण के कारण उसे संरचित ध्यान की आवश्यकता नहीं थी। शांत बैठे रहना और ध्यान करना उसे उबा देता था, इसलिए उसने इसके बजाय सोना पसंद किया। लेकिन कंबल, वह बहाना बहुत दूर की कौड़ी था। अपने बहाने की कमजोरी को महसूस करते हुए तोबा कियू ने जल्दी से अपनी नोटबुक और पेन उठाया और कमरे से बाहर निकलने से पहले एक अजीब विदाई शब्द में बुदबुदाया। उसका चेहरा जल रहा था। इस तरह पकड़ा जाना दुखद था, लेकिन वह क्या कर सकती थी? प्रेरणा के लिए अपने कनिष्ठ के हाथ के बिना वह किसी भी विचार से रहित थी। काश वह एक दिन खुलेआम उसका हाथ पकड़ पाती। ओह, ये कितना अद्भुत होता। बचपन की प्रेमिकाओं और संगत साझेदारों के बारे में अपनी माँ के शब्दों को याद करते हुए तोबा कियू का दिल धड़कने लगा। अगर वह सचमुच ये यू की साथी बन जाती तो वह जितना चाहे उसका हाथ पकड़ सकती थी। इसकी कल्पना मात्र से ही उसमें उत्तेजना की लहर दौड़ गई। लेकिन जैसे ही विचार सामने आया, वह अपनी आंखों को छूने के लिए आगे बढ़ी और धीरे से आह भरते हुए अपने कमरे में लौट आए। अपने कमरे के अंदर ये यू बेचैन था। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि तोबा कियू और जी मुलिंग ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। एक उसका हाथ पकड़ना चाहता था, जबकि दूसरा उसकी निकटता चाहता था। उनकी बड़ी बहनें ऐसी क्यों थीं? वह अभी सोच में डूबा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। यह मानते हुए कि यह फिर से तोबा कियू है, उसने दरवाजा खोलने के लिए अपनी आस्तीन लहराई। बड़ी बहन, क्या आप आई? उसने शुरू किया, लेकिन अचानक रुक गया। चाची, आपको यहाँ क्या लाया है? दरवाजे पर जी किंगजी खड़ा था, जिससे वह तुरंत चिंतित हो गया। इसका क्या मतलब हो सकता है? रात के अंधेरे में एक अकेला आदमी और एक विवाहित महिला, और अपने परिवार के निवास में भी कुछ कम नहीं। यह अनुचित था। जी किंगजी ने अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया, जिससे ये यू की चिंता तेज हो गई। क्या ये सचमुच उचित था? चाची, आपको क्या चाहिए? उसने सतर्क कदम पीछे हटते हुए पूछा। जी किंगजी बिना किसी चिंता के एक सीट ले ली और अपनी स्टोरेज रिंग से मुट्ठी के आकार का चमकता हुआ आड़ू निकाला। फल तारों की रोशनी से चमक रहा था और एक मनमोहक आभा बिखेर रहा था। ये वह स्वर्गीय आत्मा फल है जिसकी आपको आवश्यकता थी। मैं इसे आपके लिए लाया हूँ, उसने शांति से कहा। ये यू ने संपर्क किया, लेकिन सीधे तौर पर लेने से परहेज किया। इसके बजाय उसने सावधानी से पूछा, आपको कितने स्पिरिट स्टोन चाहिए, आंटी? जी क्विंगजी मुस्कुराए। स्वर्गीय आत्मा फल दिव्य वृक्ष से आता है। ये हर 2000 साल में खिलता है और हर 2000 साल में फल खाता है। इसका सेवन करने से आत्मा मजबूत हो सकती है, खेती बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि कष्टों पर काबू पाने में सहायता मिल सकती है। इसका मूल्य अथाह है। खेती की दुनिया में जो लोग स्वर्गीय आत्मा फल की तलाश करते हैं, वे केंद्रीय महाद्वीप से दक्षिणी बर्बर भूमि तक एक पंक्ति बना सकते हैं। आपके अनुसार कितने स्पिरिट स्टोन इसके लायक हैं? ये यू ने चुप रहकर भौहें चढ़ा ली। ये स्पष्ट था कि फल इतना मूल्यवान था कि अकेले स्पिरिट स्टोन पर्याप्त नहीं हो सकते थे। शायद वह एक कलाकृति चाहती थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब जी किंगजी ने फल उसकी ओर बढ़ाया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यदि आप परिवार का हिस्सा बन जाते हैं तो स्पिरिट स्टोन की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वर्गीय आत्मा फल आपका होगा, मुफ्त में दिया जाएगा। ये यू को हैरानी महसूस हुई। चाची, मुझे स्वीकार करना होगा, मैं उत्सुक हूँ। मेरी वरिष्ठ बहन की क्षमताओं और उपस्थिति के साथ, तोबा परिवार के प्रभाव के साथ, वह आसानी से एक असाधारण साथी ढूंढ सकती है। आप हमें एक साथ देखने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हैं? जब जी किंगजी ने 900 साल पहले की कहानी सुनाना शुरू किया तो वह शांत रहीं। तोबा परिवार का मुखिया बनने के कुछ ही समय बाद तोबा एंचेंग का प्रेम जीवन और करियर फल फूल गया। उनके नेतृत्व में परिवार का तेजी से विस्तार हुआ, कई संसाधनों पर कब्जा कर लिया और अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन इसने अनिवार्य रूप से उन्हें अन्य कृषक परिवारों और संप्रदायों के साथ संघर्ष में ला दिया। एक दिन आत्मिक जानवरों का शिकार करते समय तोबा परिवार के कृषकों और मुनवचन वैली संप्रदाय के लोगों के बीच विवाद पैदा हो गया। घाटी में 3 बुजुर्ग मौजूद थे, जिन्होंने अपने क्रोध में तोबा एंचेंग के भतीजे सहित सभी 37 तोबा कृषकों की हत्या कर दी। क्रोधित होकर तोबा एंचेंग ने परिवार के सभी नेसेंसोल कृषकों को मुनवचन वैली पर धावा बोलने के लिए प्रेरित किया। 3 दिन और रात की गहन लड़ाई के बाद उसने संप्रदाय के नेता लू झेकिंग को हराया।
जीत की कोई संभावना न देखकर लू झेकिंग ने तोबा एनचेन के वंशजों पर एक शक्तिशाली अभिशाप देने के लिए अपने जीवन का बलिदान देते हुए एक हताश उपाय का सहारा लिया। उन्हें दुर्भाग्य के वाहक के रूप में चिन्हित किया जाएगा, जो उनके किसी भी करीबी को मौत के घाट उतार देगा। उस अभिशाप के साथ लू झेकिंग का शरीर तोबा एनचेन के सामने एक सूखी लाश में बदल गया, जिसने गुस्से में आकर अवशेषों को धूल में मिला दिया। नरसंहार के बाद घर लौटने पर तोबा एनचेन को सूचित किया गया कि जी किंगजी गर्भवती थी, लेकिन खुशी के बजाय लू झेकिंग के श्राप के कारण वह चिंता में डूब गया। उन्होंने इसे उठाने के तरीके के लिए महाद्वीप की खाक छानी, अनगिनत विशेषज्ञों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी मदद नहीं कर सका। हताश और निराश होकर वह अंततः जी किंगजी के आग्रह पर घर लौट आया, जिसने शाप को केवल द्वेषपूर्ण शब्दों के रूप में खारिज कर दिया। जब जी किंगजी ने आखिरकार तोबा कियुए को जन्म दिया तो पूरा परिवार डर से सहम गया, क्योंकि बच्चे की आंखें बिल्कुल सफेद थीं और वह कोई आवाज नहीं कर रही थी, अंधेरे में घूर रही थी। परिवार के भीतर अफवाहें फैल गईं। कई लोगों ने दावा किया कि शाप पूरा हो गया था और कियू वास्तव में विनाश का अग्रदूत था। अपने पति पर छाए डर के बावजूद जी किंगजी दृढ़ रहीं। उसने घोषणा की कि कियू की अनोखी आंखें दिव्य क्षमता का संकेत थीं और चेतावनी दी कि जो कोई भी उसकी बेटी के बारे में बुरा बोलेगा उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। उसके आदेशात्मक शब्दों ने भय को शांत कर दिया, लेकिन फिर परेशान करने वाले संकेत आए। कियू को जन्म देने वाली दाई ने जन्म की रात ही अपना पैर तोड़ दिया और अगले कुछ दिनों में उसके साथ बातचीत करने वाले सभी लोगों को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। खेती में त्रुटियां, मामूली चोटें, क्षतिग्रस्त कलाकृतियां। इन घटनाओं ने श्राप के प्रति विश्वास को फिर से जगा दिया। तोबा एनचेन की आत्मा अपराधबोध से उबरकर चकनाचूर हो गई। उसने लू झेकिंग को जल्द न मारने के लिए खुद को दोषी ठहराया और अपनी पत्नी को बचाने के लिए कियू को ले जाने पर विचार किया। हालांकि जी किंगजी को उसकी योजना का पता चल गया और वे पास के एक पहाड़ पर भिड़ गए। उनके टकराव से एक शक्तिशाली किसान जाग गया जो पास के पेड़ पर सो रहा था। होंग लुवान के अलावा और कोई नहीं, जिसने उन्हें स्थिर कर दिया और स्पष्टीकरण की मांग की। यदि वे उनके कारण से असंतुष्ट हैं तो वो सटीक परिणाम भुगतेंगी। होंग लुवान की शक्ति को देखकर जी किंगजी आशा और भय दोनों से भर गई थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक आरोही या कम से कम एक अंतिम चरण की क्लेश कृषक हो सकती है। उसने समाधान की आशा करते हुए होंग लुवान को कियू के अभिशाप के बारे में बताया। सुनने के बाद होंग लुवान की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। उसने घोषणा की कि उसका कियू से संबंध है और वो उसे क्विंग्यून संप्रदाय के 5 फिंगर पीक में अपनी देखरेख में एक शिष्य के रूप में ले जाएगी। वे अपनी बेटी को हर 200 साल में एक बार देख सकते थे, लेकिन केवल थोड़े समय के लिए, इससे अधिक समय तक, और उन्हें गंभीर नुकसान होने का जोखिम था। जवाब ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। होंग लुवान ने पुष्टि की कि अभिशाप को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अनिच्छा से उन्होंने कियू को उसके साथ जाने दिया और हर 2 शताब्दियों में वे उसकी वापसी का इंतजार करते थे। हालांकि प्रत्येक यात्रा को नुकसान की धमकी के साथ जोड़ा गया था अगर वे देर तक रुकते। समय के साथ कियू को अभिशाप के बारे में पता चला, जिसके कारण उसने अपनी यात्राओं को संक्षिप्त रखा, हमेशा एक दिन के भीतर चली जाती थी। जैसे ही जी किंगजी ने अपनी कहानी समाप्त की, ये यू अवाक रह गया। उसे ऐसा लगा मानो उसने किसी दूसरी दुनिया की कोई कहानी सुनी हो। क्या वह गंभीर थी? उन्होंने और तोबा कियू ने 5 फिंगर पीक पर अनगिनत घंटे एक साथ बिताए थे और उन्हें कभी भी एक भी दुर्घटना का अनुभव नहीं हुआ था। और अब वे कह रहे थे कि वह शापित थी। उसने धीरे से उत्तर दिया, चाची, ऐसा नहीं है कि मुझे आपकी कहानी पर संदेह है, लेकिन मैं लंबे समय से सीनियर सिस्टर के आसपास रहा हूँ और मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक मिथक है। उनकी बातें सुनकर खुशी से जी किंगजी का चेहरा खिल उठा। ये बिल्कुल वही प्रतिक्रिया थी जिसकी उसे आशा थी। तोबा कियू के अनुसार ये यू कई महीनों तक 5 फिंगर पीक पर था। इस दौरान वे स्वाभाविक रूप से संपर्क में थे और फिर भी ये यू को कोई दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ा। ये वो सब सबूत था जिसकी जी किंगजी को जरूरत थी। वह तोबा कियू का नियत साझेदार था। इस पल ये यू पूरी तरह से हतप्रभ था। आखिर यह विशाल लाल फूल उसकी छाती पर क्या लगा हुआ था? ऐसा क्यों लगा कि यह किसी प्रकार का प्राचीन विवाह समारोह है? अरे हाँ, जी किंगजी ने इसे जबरन उस पर डाल दिया था। जब से ये यू ने पूरी दुर्भाग्यशाली व्यक्ति अवधारणा पर अविश्वास व्यक्त किया था, जी किंगजी का उत्साह आसमान छू गया था। उसने तुरंत तोबा कियू को कमरे से बाहर खींच लिया और उसे ये यू की ओर धकेल दिया। प्राचीन काल से ये हमेशा माता पिता का आदेश और दियासलाई बनाने वाले के शब्द रहे हैं। आज मैं निर्णय लूंगा और यूए से आपकी शादी करूंगा। अब से हम परिवार हैं। अपने बगल में तोबा कियू को घूरते हुए ये यू अवाक रह गया। तुरंत शादी? उन्होंने इस बात पर भी चर्चा नहीं की कि वह ऐसा चाहता है या नहीं। क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं थी? चाची, मैं, ये यू ने बोलना शुरू ही किया था कि गे किंगजी की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंज गई। मना मत करो, तुम यूए की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे। आप पहले आदमी हैं जिससे उसने स्वेच्छा से संपर्क किया है। एक बेटी को उसकी माँ से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं बता सकता हूँ कि वो तुम्हें पसंद करती है। उन शब्दों ने ये यू को मौके पर ही चुप करा दिया। बड़ी बहन को वो पसंद आया। ये पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं था। अन्यथा वो अभी अभी उसके कमरे में घुसकर नहीं आई होती, नहीं वो हर मौके पर हाथ मिलाने पर इतनी जिद करती। सब कुछ संसाधित करने के बाद ये यू ने पाया कि इस विवाह प्रस्ताव का उसे कोई विरोध नहीं है। इस दौरान जी किंगजी ने पहले ही तोबा कियू की मानसिकता पर काम करना शुरू कर दिया था। मैंने इसे स्वयं देखा है। आपका जूनियर भाई आपसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। आपने बिना किसी समस्या के एक साथ इतना समय बिताया है। यह इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि आप दोनों स्वर्ग में बनी जुड़ी हैं। इसके अलावा जब वो अभी सो रहा था तो आप उसके कमरे में घुस गईं। ऐसा मत सोचना कि मैंने ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी माँ यहाँ तुम्हारी मदद कर रही है। ये सुनकर तोबा कियू का चेहरा गहरा लाल हो गया।
हालांकि उसकी माँ ने जो कहा वह अकारण नहीं था। उसने ये यू के साथ काफी समय बिताया था, फिर भी वह पूरी तरह प्रभावित रहा। इससे तौबा किए भी उत्सुक हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका कनिष्ठ भाई वास्तव में उसके द्वारा लाए गए दुर्भाग्य से प्रतिरक्षित था? यह अद्भुत होगा। थोड़ी ही देर के बाद, ये देखते हुए कि उनमें से किसी ने भी विरोध नहीं किया, जी किंगजी निर्णायक रूप से पीछे हट गए और उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ, ये यू और तौबा किए दोनों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। यदि वे केवल वरिष्ठ बहन और कनिष्ठ भाई ही बने रहते तो कोई बात नहीं होती, लेकिन उन्होंने बमुश्किल आधे घंटे तक एक दूसरे को देखा, एक दूसरे का हाथ थामा और अब पहले से ही दाव साथियों के रूप में जुड़ गए थे। उनके रिश्ते में अचानक आए बदलाव के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल था। आखिरकार ये यूं नहीं चुप्पी तोड़ी। कुछ चीजों के लिए पहला कदम उठाने के लिए किसी की जरूरत होती है। उसने तौबा किए की आंखों पर बंदी पट्टी को देखा। क्या आप मुझे अपनी आंखें देखने दे सकते हैं? तौबा किए ने एक पल के लिए झिझकते हुए आखिरकार आंखों पर बंदी पट्टी हटा दी और अपनी सफेद पुतलियों को उजागर कर दिया। ये यूं मौके पर ही जम गया। उनकी प्रतिक्रिया से तौबा किए का दिल कांप उठा। क्या उसका जूनियर भाई डरता था? सहज रूप से तौबा किए ने अपनी आंखों को ढकने के लिए फिर से आंखों पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, लेकिन ये यू ने उसकी कलाई पकड़ ली। वे वास्तव में सुंदर हैं। जब जी किंगजी ने पहले सफेद आंखों का उल्लेख किया था तो ये यू को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब जब उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा तो वह उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। यह कोई अभिशाप नहीं था, ये शुद्ध सफेद आंखें थीं। ब्लू प्लेनेट पर वापस उसने लोगों को जानबूझकर इस तरह कॉन्टैक्ट लेंस पहनते देखा था। कॉस्प्ले के लिए नई शैलियां, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ये यू इससे चूक जाए। उस रात ये यू अविश्वसनीय रूप से उत्साही था। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधकर और बिना पट्टी बांधे तौबा किए के साथ कुंजी मंत्र लेखन शैली का अभ्यास किया। दोनों राज्यों में तकनीक ने उनकी गति बढ़ा दी। अगले दिन ये यू का इरादा तौबा किए को अब आंखों पर पट्टी न बांधने के लिए प्रोत्साहित करना था, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर जूनियर ब्रदर को ये पसंद आया तो मैं केवल तुम्हें ही अपना बेपर्दा रूप देखने दूंगा। बाहर मुझे अभी भी अपनी आंखें ढकने की आदत है। ये सुनकर ये यू ने और आगे नहीं बढ़ाया। हर किसी के पास वे चीजें थीं जिन्हें उन्होंने पकड़ कर रखा था। तौबा किए को भी खुशी महसूस हुई। आखिरकार वो खुलेआम ये यू का हाथ थाम सकी। उनकी खुशी को देखकर तौबा एनचेंग और जी किंगजी के भाव विपरीत थे। जी किंगजी बेहद खुश लग रही थी। जब वह अपने दामाद को देख रही थी तो उसकी सास की नजर संतुष्टि भरी थी, लेकिन तौबा एनचेंग का चेहरा काला था। हालांकि उसने तौबा किए के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था, फिर भी वो उसे अपना अनमोल रत्न मानता था। अब उसकी लड़की की शादी हो चुकी थी और उसके पिता का हृदय मानो टूट रहा था। ये यू ने तौबा एनचेंग और जी क्विंगजी को विदाई देते हुए कहा, मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण लेबल पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक बार जब मैं लौटूंगा तो मैं अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उस दिन के लिए प्रयास करूंगी जब तौबा किए आपके साथ अधिक समय बिता सकेगी। ये शब्द तौबा एनचेंग और जी किंगजी दोनों के मन में घर कर गए। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। तौबा एनचेंग की अभिव्यक्ति अंततः राहत के साथ नर्म हो गई। एक पल के बाद ये यू और तौबा किए ने तौबा परिवार को छोड़ दिया, किंग्यून संप्रदाय की ओर बढ़ गए। रास्ते में ये यू ने जिज्ञासावश तौबा किए की आंखों पर बंदी पट्टी को देखा। यदि मूनवचिन वैली के संप्रदाय गुरु लू झेकिंग ने वास्तव में गुप्त तकनीकों के माध्यम से तौबा किए को शाप दिया था, जिससे वह एक बदकिस्मत व्यक्ति में बदल गई, तो वह प्रभावित क्यों नहीं हुआ? यहाँ तक कि होंग लुवान के पास भी कोई समाधान नहीं था, जिससे पता चलता है कि अभिशाप कितना भयानक था। ये नहीं चलेगा। एक बार वापस आकर उसे होंग लुवान से पूछना होगा कि तौबा किए के साथ वास्तव में क्या चल रहा था। ये यू तो जैसे सोच में डूबा हुआ था। भूरे रंग का लबादा पहने एक युवक आसमान में उनका रास्ता रोकता हुआ दिखाई दिया। हल्की सी लहर के साथ उसने ये यू और अन्य लोगों को रुकने का इशारा किया। ये देखकर ये यू और तौबा किए 100 मीटर दूर रुककर धीमे हो गए। उसी समय ये यू ने देखा कि अजनबी ने अपनी बाईं तर्जनी पर बैंगनी रंग की अंगूठी पहनी हुई थी। वास्तव में ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ये ज़ियामिंग था, जो ये परिवार का वास्तविक वंशज था। मैं अब पर उस महिला की आभा को महसूस कर सकता हूँ। एक वाक्य के साथ उसने व्यावहारिक रूप से ये यू को एक कोने में धकेल दिया। यह एक बात थी कि कल रात ही उसकी शादी हुई थी और उसका दाव साथी ठीक उसके बगल में खड़ा था, लेकिन अब किसी अन्य महिला की आभा धारण करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह एक आदमी को निराशा की ओर ले जाने के लिए काफी था। तौबा किए कुछ नहीं बोली, लेकिन ये यू के दाहिने हाथ पर उसकी पकड़ काफी मजबूत हो गई। निश्चित रूप से वरिष्ठ बहन को भी ईर्ष्या हो सकती है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ये यू ने तुरंत पलटवार किया, तुम वही हो जिससे दूसरी महिला की आभा की दुर्गंध आती है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? आपसे गलती हुई होगी। ये ज़ियामिन ने ये यू की आक्रामक प्रतिक्रिया को देखा और झिझकते हुए अचानक अनिश्चित हो गए। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, क्या आप ये यू हैं? अफवाह ये है कि लिन फेग्युआन तुम्हें ले गया। क्या मैं गलत हूँ? ये यू ने उत्सुकता से पूछा, आप कौन हैं? ये परिवार, ये ज़ियामिंग। मुझे बताओ, लिन फेग्युआन कहाँ है? यदि तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये ज़ियामिंग एक भयावह आभा बिखेरते हुए मुस्कुराए। तौबा की यू की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने पूछा, ये परिवार, क्या ये निषिद्ध ये नदी का ये परिवार हो सकता है? ये सुनकर ये ज़ियामिंग चंचलता से मुस्कुराए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ये परिवार के 10,000 वर्षों तक एकांत में रहने के बाद भी कोई हमारे मूल को याद रखेगा। वास्तव में प्रभावशाली। ये यू की भौहें थोड़ी सी बुनी हुई थीं। जैसे ही ये ज़ियामिंग ने अपनी पहचान बताई, ये यू को पहले से ही संदेह हो गया था कि यह व्यक्ति ये परिवार का वंशज हो सकता है, जैसा कि लिन मियाओक्सू ने उल्लेख किया था।
लेकिन उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि तोबा कियू को ये परिवार के बारे में भी कुछ पता है। उत्सुकतावश उसने मन ही मन अपना प्रश्न उसके पास भेज दिया, निषिद्धियन नदी का ये परिवार, क्या आप उन्हें जानते हैं? मैंने उनके बारे में किंग्युन संप्रदाय के एक प्राचीन पाठ में पढ़ा। हजारों साल पहले केंद्रीय महाद्वीप पर पवित्र भूमि के अस्तित्व में आने से पहले ये परिवार सबसे मजबूत कृषक परिवार था, जो बाकी सभी से ऊपर था। परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपनी पहचान दर्शाने के लिए अपने बाएं हाथ पर एक बैंगनी अंगूठी पहनी थी। उनके पूर्वजों में कई अमर लोग भी शामिल थे। एक पुरानी कहावत थी, ये परिवार के किसी व्यक्ति को उकसाने से बेहतर है नर्क के राजा के महल में अतिक्रमण करना। हालांकि 10,000 साल पहले निषिद्धियन नदी का ये परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया था। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए। तोबा कियू की अभिव्यक्ति उदास हो गई। लिन फेग्युआन का उल्लेख करके ये ज़ियामिन का क्या मतलब था? क्या वह 30,000 साल पहले का कुख्यात राक्षसी कृषक नहीं था? उसका जूनियर भाई उसके साथ कैसे जुड़ा था? एक समर्पित फैंटेसी रोमांस उपन्यास उत्साही और लेखक के रूप में तोबा कियू आमतौर पर बाहरी मामलों से बेखबर थी और केवल अपनी कहानियों पर ध्यान केंद्रित करती थी। वह वास्तव में दानव दमन पर्वत पर लिन फेग्युआन के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और हॉन ग्लुवान ने कभी भी उससे इसका उल्लेख नहीं किया था। आखिरकार तोबा कियू पहले ही दानव दमन पर्वत के लिए आयु सीमा पार कर चुकी थी, इसलिए उसे बताने का कोई मतलब नहीं था। हैरान होकर तोबा कियू ने ये यू से पूछा कि क्या हो रहा है। ये यू ने डेमन सप्रेशन माउंटेन की घटनाओं का संक्षेप में वर्णन किया, लेकिन लिन फेग्युआन के बारे में अधिकांश विवरण छिपा दिए। उन्होंने केवल यह उल्लेख किया कि लिन फेग्युआन ने उन्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं दिखाया था और पहाड़ छोड़ने के बाद उन्हें जाने दिया था। तोबा कियू ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। हालांकि ये यू के स्पष्टीकरण पर काफी सवाल उठे, लेकिन उसने अपने दाव साथी पर भरोसा करना चुना। आगे बढ़ते हुए उसने दृढ़ता से घोषणा की, दाविस्टिये, मेरे पति को लिन फेग्युआन का पता नहीं पता है। आप गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। ये ज़ियामिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। उसकी कलाई के एक झटके से एक प्राचीन दिखने वाली तलवार उसकी मुट्ठी में आ गई। यदि आप बात नहीं करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। मैं आप दोनों को मार डालूंगा और आपकी यादों को अच्छी तरह से खोज लूंगा। मुझे आशा है कि आप बाद में दया की भीख नहीं मांगेंगे, क्योंकि जितना अधिक आप भीख मांगेंगे मैं उतना ही अधिक उत्साहित हो जाऊंगा। हा, ये ज़ियामिन की उन्मादपूर्ण हंसी पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। तोबा कियू ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। वह क्लेश क्षेत्र के शुरुआती चरण में एक कृषक थी, एक ऐसा स्तर जो खेती की दुनिया के शिखर तक पहुंच गया था। हालांकि ये ज़ियामिन से निकलने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा उसकी तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, जो संभवतः उसे क्लेश क्षेत्र या यहाँ तक कि आरोहण क्षेत्र के शिखर पर रखती थी। यदि कोई लड़ाई छिड़ गई तो वह निश्चित रूप से मात खा जाएगी। लेकिन अभी उसका पीछे हटने का कोई विचार नहीं था। ये यू अभी भी उसके साथ था। उनके पति केवल गोल्डन कोर दायरे में थे। ये ज़ियामिन के खिलाफ उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए ये यू को नुकसान से बचाने के लिए तोबा कियू अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थी, यहाँ तक कि अपनी जान भी। जूनियर ब्रदर, मैं उसे रोक लूंगा। आप सुदृढ़ीकरण के लिए क्विंगायुन संप्रदाय में लौट आएं। उन शब्दों के साथ तोबा कियू ने ये यू का हाथ छोड़ दिया। दाव साथी बनने के बाद पहली बार उसने स्वेच्छा से ये यू का हाथ छोड़ा। ये ज़ियामिन ने दुख की दिखावटी अभिव्यक्ति के साथ इसे देखा और मजाक में कहा, दाव साथियों की कितनी मार्मिक जोड़ी है। मैं लगभग रो सकता था। चिंता मत करो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम एक साथ मरो। तोबा कियू ने हाथ की मोहरें बनाई और उसके पीछे एक विशाल आत्मा अवतार दिखाई देने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह प्रकट हो पाती, एक ही थप्पड़ से टूट गई। अपने कंधे पर एक गर्म हाथ महसूस करते हुए तोबा कियू इस सदमे में घूम गई। उसने जो देखा उससे वह स्तब्ध रह गई। ये यू की आध्यात्मिक ऊर्जा उसके चारों ओर उमड़ रही थी। मैं किसी महिला के पीछे छिपने वालों में से नहीं हूँ। वरिष्ठ बहन, पीछे से देखो। एक हल्के झटके के साथ ये यू ने तोबा कियू को अपनी तरफ खींच लिया और आगे बढ़ गया। तलवार का इरादा फूट पड़ा, जिससे हवा में तलवार की ऊर्जा की ध्वनि भर गई। साफ आसमान घने बादलों से काला हो गया। एक तूफान चल रहा था। तोबा कियू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या उसका कनिष्ठ भाई केवल गोल्डन कोर दायरे में नहीं था? क्लेश क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में अब उसके पास उसके बराबर शक्ति कैसे हो सकती है? क्या हो रहा था? क्या वह हमेशा अपनी ताकत छुपाता रहा होगा? और वह भयानक तलवार का इरादा। तोबा कियू ने तलवार की ऐसी दुर्जय ऊर्जा केवल अपने गुरु हॉन ग्लुवान से ही देखी थी। कोई और करीब नहीं आया। उसका हृदय उत्साह से दौड़ गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि ये यू के साथ दाव साथी बनना साथी शिष्यों के बीच एक प्यारी मासूम प्रेम कहानी की तरह था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि पीएलएस स्वॉर्ड इमोर्टल को मुझसे प्यार हो गया है। पूरी तरह से हाई शुगर फैंटेसी। अपने मनमोहक तलवारधारी जूनियर भाई द्वारा संरक्षित होने पर वह एक आदर्श नायिका की तरह महसूस करती थी। यह अविश्वसनीय था। उसके पास एक नई किताब का भी विचार था। तोबा कियू दृढ़ थे। एक बार जब वे लौट आए तो वह अपने अगले उपन्यास के लिए खुद को और ये यू को प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करेगी। ये निश्चित रूप से प्रीचिंग पीक पर उन मूर्खों को उड़ा देगा और खेती की दुनिया में बेस्ट सेलर बन जाएगा, जैसा कि तोबा कियू ने अपनी नई कहानी की कल्पना की थी। ये ज़ियामिन के चेहरे पर उत्सुकता दिखाई दी। तलवार के इरादे का यह उभार, ऐसी तीव्रता का सामना उन्होंने भी पहले कभी नहीं किया था। ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये ज़ियामिन ने प्रारंभिक क्लेश क्षेत्र कृषक से इस तरह की तलवार के इरादे की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि प्रारंभिक क्लेश क्षेत्र अभी भी बस इतना ही था। अंतिम क्लेश क्षेत्र में एक कृषक के रूप में उसे ये यू को कुचलने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वह ये यू को अपनी तलवार के इरादे को पूरी तरह से पूरा करने नहीं दे सकता था, अन्यथा चीजें समस्याग्रस्त हो सकती हैं। ये ज़ियामिन ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। तलवार की रोशनी की एक किरण में बदल गई जो ये यू पर हमला करने लगी।
उनके संपूर्ण अस्तित्व से एक अजय आभा विकीर्ण हो रही थी। 100 मीटर लंबी तलवार की छाया सीधे ये यू पर निशाना साधते हुए दिखाई दी। जवाब में ये यू दृढ़ अविचल खड़ा रहा। उसके चारों ओर तलवार की ऊर्जा एक अलौकिक तलवार में परिवर्तित हो गई। उसने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई। बैंगनी बिजली के अनगिनत बोल्ट एकत्रित हुए, जिससे एक विशाल थंडर ड्रैगन बन गया जो नीचे की ओर गर्जना कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक अजय विनाशकारी उछाल में इसने ये ज़मीन की 100 मीटर की तलवार की छाया को चकनाचूर कर दिया। गड़गड़ाहट लगातार जारी रही। 1000 मील के दायरे में भूमि को चमकती बिजली के क्षेत्र में बदलना। किनारे पर खड़े तोबा कियुए ने तुरंत तकनीक को पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि किंग्यून संप्रदाय का सर्वोच्च कौशल ट्रू ब्लू लोड्स थंडर सम्मनित तलवार तकनीक थी। अधिक सटीक रूप से बिना तलवार वाला संस्करण। ये यू के लिए बिना किसी आध्यात्मिक हथियार का उपयोग किए ऐसा दृश्य बनाना विस्मयकारी था। वास्तव में ऐसा नहीं था कि ये यू जानबूझकर किसी हथियार के इस्तेमाल से बच रहा था। बात बस इतनी सी थी कि आज तक उसके पास तलवार जैसी कोई कलाकृति नहीं थी। उन्होंने मूल रूप से झू डिज़ाइन को एक सहस्राब्दी पुराने किंगू क्रिस्टल का उपयोग करके कुछ उपकरण बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह अभी भी तैयार नहीं था। इसलिए उसके पास विकल्प के रूप में अपनी तलवार की ऊर्जा का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अध्याय 258। जैसे ही गड़गड़ाहट छंट गई, 100 मीटर गहरा जला हुआ गड्ढा अब उस स्थान को चिन्हित करता है जहां ये ज़यामिन खड़ा था। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से इस तरह के हमले को सहने के बाद भी ये ज़यामिन मरी नहीं थी। उसके बगल में एक टूटा हुआ जेड पेंडेंट अभी भी हल्का चमक रहा था। स्पष्ट रूप से ये पेंडेंट एक बहुमूल्य कलाकृति थी जिसने महत्वपूर्ण क्षण में ये ज़यामिन की जान बचाई थी। फिर भी ये ज़यामिन गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका पूरा दाहिना हाथ पूरी तरह से टूट गया। उसके कपड़े फटे हुए थे। उसके सातों छिद्रों से रक्त की धारा बहने लगी। हा, तुम सच में एक राक्षस हो बच्चे। बहुत आश्चर्य की बात है। खून खांसते हुए ये ज़यामिन ने एक पागलपन भरी हंसी निकाली। मैं आपकी क्षमताओं से प्रभावित हूँ। मेरे प्रति वफादारी की शपथ ले और मैं आपको ये परिवार का सेवक बना दूंगा। सर्वोच्च तकनीकें, स्वर्ग तक जाने का मार्ग, तुम जो भी चाहो मैं तुम्हें वह प्रदान करूंगा। ये सुनकर ये यू अपने आप को रोक नहीं सका और सोचने लगा कि यह आदमी पागल है। सच में ऐसा नहीं था कि ये ज़यामिन विक्षिप्त थी। अपनी साधना के लंबे वर्षों में उन्हें अनगिनत प्रतिभाओं का सामना करना पड़ा। सभी ने ये परिवार की सेवा करना अपना सम्मान समझा था। अलावा ये ज़यामिन ने खुद को ये परिवार के वंशज के रूप में बहुत सम्मान दिया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई उसे मारने की हिम्मत करेगा। ये परिवार के किसी सदस्य की हत्या करना अपूरणीय प्रतिशोध का कार्य होगा। भले ही ये परिवार 10,000 वर्षों से एकांत में था, उनकी दुर्जय विरासत ने ये ज़यामिन को अटूट आत्मविश्वास दिया। लेकिन जो वह नहीं जानता था वह था ये यू उन कृष्कुल जैसा बिल्कुल नहीं था जिनका उसने पहले सामना किया था। उसे पार करना सचमुच घातक हो सकता है। स्विश, एक पल में ये यू ये ज़यामिन के सामने आ गया। उसने ये ज़यामिन के सिर पर अपना पैर मजबूती से रख दिया। बल इतना मजबूत था कि ये ज़यामिन का चेहरा विकृत होने लगा। अपने चारों ओर हत्या के इरादे की घनी आभा महसूस करना और एक बार फिर इकट्ठा हो रही तलवार की ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। ये ज़यामिन को अंततः एहसास हुआ उसके सामने वाला आदमी वास्तव में उसे मारने का इरादा रखता था। वह तुरंत चिल्लाया, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं ये परिवार का प्रत्यक्ष वंशज हूँ। यदि तुम मुझे मार डालोगे तो ये परिवार अनंत काल तक तुम्हारा शिकार करेगा। भले ही आप आरोहण क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंच जाएं, आप मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। ये सुनकर ये यू ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई। यहाँ तक कि अंतिम चरण का असेंशन क्षेत्र का कृषक भी जीवित नहीं रहेगा। तो क्या ये थी एकांतवासी परिवार की छुपी हुई शक्ति? हालांकि ये यू कभी भी ऐसी धमकियों से डरने वालों में से नहीं था। उन्होंने सभी खतरों को तभी खत्म करना पसंद किया जब वे पालने में ही थे। एकमात्र विचार से तलवार की ऊर्जा के एक कतरे ने तेजी से ये ज़यामिन के जीवन को समाप्त कर दिया। लेकिन ये यू ने तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उन्होंने एक संरचना स्थापित करने के लिए एक हाथ का उपयोग किया। उसके चारों ओर एक अवरोध बन गया जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि कुछ दूरी पर खड़ा तोबा कियुए यह नहीं देख सकता कि अंदर क्या हो रहा है। फिर ये यू ने एक बार फिर असंख्य आत्मा तकनीक को सक्रिय कर दिया। उन्होंने ये ज़यामिन की आत्मा के अवशेषों की खोज शुरू की। इस सारे प्रयास का कारण एक बात का पता लगाना था। 3000 साल पहले लिन फेग्युआन ने विगोस वोर्ड हॉट का उपयोग करके ये परिवार के साथ क्या लेनदेन किया था। चूंकि ये ज़यामिन ने प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा किया था और लिन फेग्युआन की खोज में आए थे, इसलिए उन्हें शायद कुछ पता था। और निश्चित ही बस कुछ ही सांसों के समय में ये यू ने लिन फेग्युआन के बारे में मांगी गई जानकारी का खुलासा किया। ये परिवार का खजाना, इसमें ये परिवार और अन्य कृषकों के बीच सभी लेनदेन के रिकॉर्ड शामिल थे। लिन फेग्युआन की फाइल को हेवनली लेवल के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस फाइल के पहले पन्ने पर 2 नाम थे, लिन फेग्युआन, लिन मियासु। 30,000 साल से भी पहले नश्वर राज्य लगातार उथल पुथल में थे। अनगिनत आम लोग विस्थापित हुए, कई छोटे बच्चे अनाथ हो गए। उस समय उनमें 11 वर्षीय लिन फेग्युआन और उसकी 7 वर्षीय बहन लिन मियासु भी शामिल थीं। जीवित रहने के लिए लिन फेग्युआन स्वेच्छा से तीसरे दर्जे के राक्षसी संप्रदाय में शामिल हो गए। अच्छी योग्यता के कारण वह जल्द ही संप्रदाय के गुरु की नजर में आ गया, जिन्होंने उसमें विशेष रुचि ली। 2 साल बाद 13 वर्षीय लिन फेग्युआन महत्वाकांक्षा से भरी थी। उसने अपनी बहन लिन मियासु को बताया, एक दिन मैं सबसे बड़ा राक्षसी कृषक बन जाऊंगा और मध्य महाद्वीप के शीर्ष पर खड़ा हो जाऊंगा। जब वो दिन आएगा तो कोई भी हमें दोबारा धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन मियासु ने अपने भाई की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखा जो भविष्य के लिए आशा से भरी थी।
इसके बाद संप्रदाय गुरु के संरक्षण में लिन फेग्युआन अपनी साधना में तेजी से आगे बढ़े। उनकी मदद से लिन मियासु भी अपने साधना पथ पर चल पड़ी। उसी क्षण से जब उसने पहली बार तलवार पकड़ी थी, लिन मियासु का वगो तलवार हृदय पूरी तरह से जाग गया। वगो तलवार हृदय एक शुद्ध और बेदाग तलवार हृदय, लाखों वर्षों में केवल एक बार देखी जाने वाली दुर्लभ वस्तु, एक अद्वितीय तलवार कल्टीवेटर के लिए एकदम सही आधार। जिस दिन से उसका वगो तलवार हृदय जागृत हुआ, तलवार के पथ पर लिन मियासु की प्रगति अजेय थी। उसकी खेती दिन ब दिन बढ़ती गई। इस दर पर ज्यादा समय नहीं लगेगा जब लिन मियासु अपने भाई लिन फेग्युआन से आगे निकल जाएंगी। परंतु वह ईर्ष्यालु नहीं था। इसके बजाय उसे अपनी बहन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। फिर भी उसने बार बार उसे चेतावनी देते हुए लिन मियासु से कहा कि जब तक बिल्कुल आवश्यक न हो, उसे दूसरों के सामने अपने तलवार वाले दिल का खुलासा नहीं करना चाहिए, और उसे कभी भी अपने वगो स्वॉर्ड हॉट के अस्तित्व का खुलासा नहीं करना चाहिए। लिन फेग्युआन थोड़ा बड़ा होने के कारण अच्छी तरह समझता था, यदि किसी पापरहित व्यक्ति के पास खजाना है तो उसे ईर्ष्या होती है। उनकी जैसी काया निश्चित रूप से दूसरों के लालच को आकर्षित करेगी। उसे इसे तब तक छुपाना पड़ा जब तक वो पर्याप्त मजबूत नहीं हो गई। हालांकि लिन फेग्युआन ने खेती की दुनिया की निर्मता को कम करके आंका। उच्च स्तरीय कृषकों के लिए मात्र क्यों शोधन चरण में लिन मियासु अपने वगो तलवार हृदय की उपस्थिति को छिपा नहीं सकी। ये परिवार को जल्दी इसकी भनक लग गई। अपनी व्यापक विरासत के साथ ये परिवार ठीक ठीक जानता था कि इस तरह की स्थितियों में क्या करना है। वगो स्वॉर्ड हॉट बेहद मूल्यवान था। अगर उन्होंने जबरदस्ती इस पर कब्जा करने की कोशिश की, थोड़ी सी भी गलती इसकी गुणवत्ता से समझौता कर सकती है और उनके प्रयासों को बर्बाद कर सकती है। सर्वोत्तम दृष्टिकोण वगो स्वॉर्ड हॉट के पूर्णता तक पहुंचने का इंतजार करना था, फिर इसे लेना था। इसलिए उन्होंने एक योजना तैयार की। वे लिन मियासु को स्वेच्छा से अपना वगो तलवार दिल सौंपने पर मजबूर कर देंगे। 3 महीने बाद ये परिवार के हेरफेर के माध्यम से लिन फेग्युआन एक रहस्यमय हमलावर द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका आध्यात्मिक सागर टूट गया, जिससे वह मृत्यु के कगार पर पहुंच गया। जब लिन मियासु ने उसे पाया तो उसने उसे बचाने के लिए विभिन्न अमृतों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर वह मदद के लिए संप्रदाय गुरु के पास गई। ये परिवार की व्यवस्था के तहत संप्रदाय गुरु के पास तैयार प्रतिक्रिया देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इतनी गंभीर चोटों के साथ उसके बचने की एकमात्र उम्मीद ये परिवार से मदद मांगना है। कहा जाता है कि उनके पास दुनिया भर का खजाना है, शायद उनके पास कोई रास्ता है। ये सुनकर लिन मियासु आशा की इस आखिरी किरण से चिपकी रही। वह तुरंत लिन फेग्युआन को ये परिवार में ले गई। तब तक ये परिवार में पहले से ही लोग उसका इंतजार कर रहे थे। लिन मियासु ने उनसे विनती करते हुए कहा कि अगर वे लिन फेग्युआन को बचा सके तो वो कुछ भी करेगी। ये परिवार सहमत हो गया, लेकिन एक शर्त के साथ। उनकी सहायता के बदले में उसे अपना वगो तलवार दिल सौंपना होगा, और तब भी उसे बचाने की सफलता दर 50% ही थी। हताश और चिंतित लिन मियासु, जिनके परिवार में केवल लिन फेग्युआन था, बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गईं। उसने तुरंत ये परिवार की शर्तों को स्वीकार कर लिया। फिर ये परिवार ने लिन फेग्युआन को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन नतीजा असफलता ही निकला, क्योंकि शुरू से ही ये परिवार ने लिन फेग्युआन के जीवित रहने का कभी इरादा नहीं किया था। सच्ची शक्ति मोह को सहन नहीं कर पाती। लिन मियासु की वगो तलवार के दिल को तेज करने के लिए लिन फेग्युआन को मरना पड़ा। जब उसे पता चला कि उसका भाई मर गया है, लिन मियासु तबाह हो गई थी। हालांकि ये परिवार उसे निराशा में नहीं जाने देगा। अपने भाई बहन के बंधन के प्रति स्पष्ट सहानुभूति दिखा रहे हैं। उन्होंने लिन फेग्युआन की मौत के कारण की जांच करने की पेशकश की। कई दिनों के प्रयास के बाद उन्होंने एक शक्तिशाली अस्तित्वहीन आकृति गढ़ी। उन्होंने दावा किया कि वह लिन फेग्युआन की हत्या के लिए जिम्मेदार था, और उन्होंने लिन मियासु को अपने भाई का बदला लेने के लिए 500 साल दिए। 500 वर्षों में वह वगो तलवार हृदय को आत्मसमर्पण करने के वादे को पूरा करने के लिए वापस आएगी। अध्याय 259। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 500 वर्ष अनंत काल की तरह लग सकते हैं, लेकिन महान कृषकों के लिए यह महज पलक झपकने जैसा था। जिस दिन से लिन फेग्युआन की मृत्यु हुई, लिन मियासु ने लाल मुखौटा पहना और उसका नाम अपना लिया। उसे अपने भाई के साहसिक शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। सबसे शक्तिशाली राक्षस बनने के लिए, मध्य महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े होने के लिए। भले ही उसके भाई की मृत्यु हो गई हो, वो उनकी विरासत को आगे बढ़ाएंगी और उस लक्ष्य के लिए प्रयास करती रहेंगी। वो पूरे मध्य महाद्वीप में लिन फेग्युआन का नाम गूंजाएगी। लेकिन उसे एक और काम करना था, खून का कर्ज चुकाना। जिसने उसके भाई को मारा उसका बदला तो लेना ही था। हालांकि उसका कथित दुश्मन एक मंगरंत नाम के अलावा कुछ नहीं था। वो उन्हें कभी कैसे पा सकी? अगली कई शताब्दियों तक लिन मियासु ने अपने भाई के हत्यारे की खोज और खेती के लिए खुद को समर्पित कर दिया। अभी तक केवल 200 वर्षों में लिन मियासु की हुई शोधन चरण से क्लेश चरण तक आगे बढ़े। उसकी भयानक विकास दर ने ये परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे बहुत शक्तिशाली और उनके नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए उसने जो वादा किया था उसे छोड़ दिया। ये परिवार अनगिनत सहयोग बनाते हुए बहुत आगे बढ़ गया। उन्होंने उसके लिए एक निषिद्ध राक्षसी हथियार, स्वर्ग सिरिंगसन तलवार प्राप्त करने की व्यवस्था की। वही तलवार जो वो आज चलाती है। स्वर्ग सिरिंगसन तलवार शुद्ध यान का एक भयंकर हथियार था। इसकी शक्ति अपार थी, लेकिन लंबे समय तक उपयोग से अग्निविष का आक्रमण हो सकता था, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से दर्दनाक मौत हो सकती थी। हालांकि लिन मियासु ने इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसके लिए शक्ति का होना ही आवश्यक था। इसके अलावा जब 500 साल की समय सीमा आ गई, ये परिवार उससे उसका वगो स्वॉर्ड हॉट ले लेगा। उस समय वो वैसे भी मर चुकी होती।
तो उसे थोड़े से अग्नि विष की चिंता क्यों करनी चाहिए। हाथ में स्वर्ग को भेदने वाली सूर्य तलवार लेकर लिन मियासु की ताकत और भी बढ़ गई। आसुरी मार्ग में उसकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। एक और सदी बीत गई। लिन मियासु ने लिन फेग्युआन के सपने को साकार किया था और मध्य महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली राक्षसी कृषक बन गया था। वह सत्ता के शिखर पर खड़ी थी, लेकिन वो खुश नहीं थी। ये परिवार की निगरानी में लिन मियासु ने अपने भाई के हत्यारे की तलाश कभी बंद नहीं की थी। सदियों से उनके दृढ़ संकल्प ने ये परिवार के नेताओं को असहज कर दिया। बाद में उन्हें झूठा दुश्मन बनाने पर पछतावा हुआ। उन्हें बस ये परिवार के एक मौजूदा दुश्मन को चुनना चाहिए था, जिससे उसे जल्द से जल्द प्रतिशोध लेने और अपना जुनून छोड़ने का मौका मिल सके। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिन मियासु को संदेह होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। यदि उसके भाई का हत्यारा वास्तव में अस्तित्व में था, तो खेती की दुनिया में किसी ने उनके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। और इसलिए लिन मियासु ने ये परिवार का सामना करने और सच्चाई की मांग करने का फैसला किया। इसके लिए तैयारी करनी है। ये परिवार ने एक योजना तैयार की। वे उसे बताएंगे कि हत्यारा पहले ही मर चुका है। अगर वो इस पर विश्वास करती तो सब कुछ आसानी से हो जाता। वे बस 500 साल के निशान के आने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन अगर लिन मियासु ने उन पर विश्वास नहीं किया और सच्चाई पर जोर दिया, ये परिवार संकोच नहीं करेगा। वे उसे वश में करने के लिए पूर्वज को बुलाते थे। वे विगोस वोर्डहॉट को योजना से पहले ही ले लेंगे, हालांकि इसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी। एक बार सब कुछ अपनी जगह पर था। ये परिवार लिन मियासु के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो कभी नहीं आई। जांच करने के बाद उन्हें पता चला, लिन मियासु को 5 संप्रदाय के गुरुओं द्वारा दानव दमन पर्वत पर सील कर दिया गया था। ये परिवार ने इसकी कल्पना नहीं की थी। कुछ लोगों ने लिन मियासु को मुक्त करने के लिए बाहर से सील तोड़ने के लिए किसी को भेजने का सुझाव दिया, लेकिन इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया गया। लिन मियासु पहले से ही सबसे शक्तिशाली राक्षसी कृषक था, जिसे सभी धार्मिक संप्रदायों द्वारा एक नश्वर दुश्मन माना जाता था। अब 5 संप्रदाय के गुरुओं ने उसे सील करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। यदि ये परिवार दानव दमन पर्वत की सील को तोड़ देता और लिन मियासु को रिहा कर देता, वे तुरंत संपूर्ण मध्य महाद्वीप का लक्ष्य बन जाएंगे। हालांकि सत्ता के मामले में ये परिवार को डरने की कोई बात नहीं थी। इतनी बेशर्मी से काम करने से केंद्रीय महाद्वीप में उनकी दीर्घकालिक योजनाएं बाधित होंगी। ये नासमझी होगी। इसके अलावा उनकी जांच में खुलासा हुआ था, दानव दमन पर्वत पर सील न केवल लिन मियासु की आध्यात्मिक ऊर्जा को दबा देगी, इससे उसके भीतर के अग्नि विष को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। तो दानव दमन पर्वत के भीतर उन्हें उसके मरने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें बस तब तक इंतजार करना था जब तक कि वो खुद मुक्त न हो जाए। ये केवल समय की बात थी। अपने लंबे इतिहास के साथ समय एक ऐसी चीज थी जो ये परिवार के पास प्रचुर मात्रा में थी। अंततः अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण प्रबल हुआ, लेकिन ये परिवार ने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इंतजार 30,000 साल तक चलेगा। उस समय में बहुत कुछ बदल गया था। वे लिन मियासु के बारे में चिंता करने में बहुत व्यस्त थे। हालांकि अब ये परिवार ने हाल ही में स्थिरता हासिल की थी, केवल ये सुनने के लिए कि दानव दमन पर्वत को नष्ट कर दिया गया था और लिन मियासु मुक्त हो गया था। ये परिवार की गणना के आधार पर दानव दमन पर्वत से भागने के बाद लिन मियासु को अधिक समय तक जीवित नहीं रहना पड़ा, और अगर वो विगो तलवार दिल को पुनः प्राप्त करने से पहले मर गई, खजाना बेकार हो जाएगा। सहस्राब्दियों से उनकी योजनाएं हंसी का पात्र बन जाएंगी। ऐसा होने से रोकने के लिए ये परिवार ने तत्काल लिन मियासु की खोज शुरू कर दी थी। ये ज़ियामिन की आत्मा की यादों को पढ़ने के बाद ये यू ने अपनी मुट्ठी थोड़ी भींच ली और ये ज़ियामिन की शेष आत्मा को सोल समनिंग बैनर के स्लॉटर इमोर्टल डोमेन में भेज दिया। फिर वह सोच में पड़ गया। यदि, जैसा कि होंग लुवान ने सुझाव दिया था, लिन मियासु वास्तव में उसका नियत अवसर था, तब उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति निस्संदेह विगोस वोर्डहॉट थी। लेकिन ये यू ने लिन मियासु को अच्छी तरह से जानने के लिए उसके साथ पर्याप्त समय बिताया था, और वापस अशुद्ध हृदय के मंदिर में लिन मियासु ने उसे बचाने की कोशिश भी की थी और उससे भागने का आग्रह किया था। इससे ही पता चला कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता था, उतना ही कम वो उसका दिल लेना चाहता था। गहन विचार विमर्श के बाद उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे उसके चारों ओर की बाधा दूर हो गई। आसपास की ढाल तुरंत गायब हो गई और तोबा किए जल्दी से आगे बढ़ी। जूनियर भाई, आप अभी क्या कर रहे थे? वह अवरोध अचानक क्यों प्रकट हो गया? मैं अंदर कुछ भी नहीं देख सका। इसने मुझे मौत तक डरा दिया। उसका व्यग्र और चिंतित स्वर सुनकर ये यूं महसूस कर सकता था, तोबा कियू वास्तव में उसके लिए चिंतित थी। उसे अपने दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने उसका नर्म नाजुक हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, मैंने इस आदमी की आत्मा को भागने से रोकने के लिए बस एक छोटी सी व्यवस्था की है। वैसे वरिष्ठ बहन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी स्वर्ग को भेदने वाली सूर्य तलवार नामक राक्षसी हथियार के बारे में सुना है? यह अपने चलाने वाले पर आग का जहर फैलाता है। स्वर्ग सेयरिंग सन तलवार, क्या वह लिन फेग्युआन का हथियार नहीं है? किंवदंती के अनुसार इस तलवार में बेजोड़ शक्ति है, लेकिन यह अपने मालिक को असहनीय पीड़ा भी देता है। एक सच्चे किताबी कीड़ा के रूप में तोबा कियू ने केवल काल्पनिक रोमांस उपन्यास ही नहीं पढ़े, उन्होंने हर तरह की किताबों का गहन अध्ययन किया, जिसमें प्राचीन ग्रंथ भी शामिल हैं। तोबा कियू व्यावहारिक रूप से खेती की दुनिया का एक चलता फिरता विश्वकोश था। बेशक अगर विषय रोमांस उपन्यास था, उसकी विशेषज्ञता और भी अधिक होगी, लेकिन वह अब वास्तव में उत्सुक थी। उसने आगे कहा, आपने अचानक उसके बारे में क्यों पूछा? यह मेरे दिमाग में आ गया। क्या इस अग्नि विष को ठीक करने का कोई तरीका है? ये यू का स्वर थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। तोबा कियू ने एक पल के लिए सोचा,
फिर धीरे से उत्तर दिया, मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा है कि पूर्वी सागर के नीचे पानी का एक सार है जो किसी भी अग्नि विष को ठीक कर सकता है। ये सच होना चाहिए। पूर्वी सागर की गहराई, क्या वह सुयाओ और उसकी मिरफोक जनजाति का क्षेत्र नहीं था? वह जल सार का ठिकाना जानती होगी। यह एहसास होने पर ये यू का दिल उत्साह से बढ़ गया। उसने तुरंत स्वर्गीय आत्मा का फल प्राप्त कर लिया जो कि किंगजी ने उसे दिया था। इसे तोबा की यू को सौंपते हुए उन्होंने कहा, वरिष्ठ बहन, पहले उस महिला को ठीक करने के लिए इस स्वर्गीय आत्मा फल को वापस ले जाओ। मुझे कुछ ढूंढना है और एक बार वह मिल जाए तो मैं वापस आ जाऊंगा। उन शब्दों के साथ ये यू पूर्वी सागर की ओर तेजी से बढ़ती तलवार की रोशनी की एक लकीर में बदल गया। उसे जाते हुए देखकर तोबा की यू थोड़ा अचंभित रह गई। ऐसे ही छोड़ दिया? हालांकि नाराजगी तो दूर, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ा अल्पन रखने वाला व्यक्ति अधिक आकर्षक होता था। जब तक सुलेख का अभ्यास करते समय उसे ठंड नहीं लगती थी तब तक सब ठीक था। ओह, अब उसकी नई किताब के मुख्य किरदार के लिए उसका व्यक्तित्व एकदम सही था। अपने कनिष्ठ भाई के साथ दाव साथी बनने के बाद से विचार बिना रुके प्रवाहित हो रहे थे। नहीं, उसे जल्दी वापस लौटने, जो काम उसने उसे सौंपा था उसे पूरा करने और अपनी नई किताब लिखना शुरू करने की जरूरत थी। अगर वो और इंतजार करती तो लिखने की जरूरत से उसके हाथों में खुजली होने लगती। कई घंटे बाद तोबा की यू क्विंगायुन संप्रदाय के 5 फिंगर पीक पर लौट आए। उसे आश्चर्य हुआ, होंगलुवान, जो आमतौर पर शराब पीती थी या अन्य शिखरों पर जुआ खेलने में सफल होती थी, इसके बजाय चुपचाप लिन मियाओक्सु को एक प्रसन्न मुस्कान के साथ देख रही थी। उत्सुकतावश तोबा की यू ने पूछा, मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? होंगलुवान ने सीधे उत्तर नहीं दिया बल्कि पूछा, क्या आप स्वर्गीय आत्मा फल लाए? और ये यू कहाँ है? मास्टर, जूनियर भाई को कुछ काम निपटाना था और वो बाहर गया था, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगा। जहाँ तक स्वर्गीय आत्मा फल की बात है, मुझे वह यही मिल गया है। तोबा की यू ने अपनी भंडारण अंगूठी से हेवनली सोल फ्रूट निकाला। होंगलुवान ने थोड़ा सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। बिना किसी देरी के तोबा की यू ने लिन मियासु को हेवनली सोल फ्रूट खिलाया और उसकी आत्मा को पूरी तरह से बहाल करने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया। एक बार जब सब कुछ हो गया तो तोबा की यू ने राहत की सांस ली। मास्टर, उसकी आत्मा अब पूरी तरह से स्थिर हो गई है। मुझे यकीन है कि वो जल्द ही जाग जाएगी। होंगलुवान ने अभी भी सो रही लिन मियाओजू पर नजर डाली। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। अच्छा, आप आराम कर सकते हैं। मैं यहीं रुकूंगा और इंतजार करूंगा। लेकिन तोबा की यू ने तुरंत नहीं छोड़ा। वो काफी देर तक झिझकती रही और अंत में बोली, मास्टर, मुझे श्राप के बारे में आपसे कुछ पूछना है। जब जूनियर भाई मेरे साथ होता है तो उस पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? क्या हो रहा है? इस सवाल ने उसे पूरी यात्रा में उलझाए रखा। पहले वे केवल वरिष्ठ बहन और कनिष्ठ भाई थे, एक साथ बहुत कम समय बिताते थे और ये यूं कभी भी प्रभावित नहीं हुआ था। पर अब वे दाव साथी थे और वे एक साथ और भी अधिक समय बिताते थे। शायद अभिशाप का उस पर तुरंत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन समय के साथ कौन जानता था। ये यूं की सुरक्षा के लिए उसे अभिशाप की प्रकृति को समझने की आवश्यकता थी। अपने मन में उसने पहले से ही खुद को इस संभावना के लिए तैयार कर लिया था। अगर लंबे समय तक एक साथ रहना वास्तव में ये यू को प्रभावित करेगा, तब वो उससे माता पिता की तरह मिलती थी, शायद सदी में एक बार। हालांकि लालसा को सहन करना कठिन होगा। तोबा की ये यू को कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय अकेले ही कष्ट सहना पसंद करेगी। अभिशाप? कौन सा अभिशाप? होंगलुवान अचंभित रह गई, लेकिन फिर वह जल्दी ही समझ गई। ओह, आपका मतलब वह श्राप है जो आप पर था। ठीक है, वो बहुत पहले ही बीत चुका है। ये सुनकर तोबा की हैरान रह गई। क्या मास्टर, क्या आपने एक बार भी नहीं कहा था कि श्राप अटूट था? होंगलुवान ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया। यह अभिशाप वास्तव में अटूट था, जब तक आप इसे बनाने वाले के स्तर को पार नहीं कर लेते। अब तेरी साधना उससे बढ़कर हो गई है जिसने तुझे श्राप दिया था। स्वाभाविक रूप से अभिशाप हटा लिया गया है। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि जब से आप क्लेश क्षेत्र में पहुंचे हैं, आपका शरीर हल्का महसूस करता है? ये सुनकर तोबा की इस एहसास से स्तब्ध रह गया। ऐसा तो लग ही रहा था। जब उसने पहली बार प्रारंभिक क्लेश क्षेत्र में प्रवेश किया, उसका शरीर वास्तव में बहुत हल्का महसूस हुआ था। उस समय उसने मान लिया था कि यह सिर्फ एक सफलता का परिणाम था। उसने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया था, लेकिन अब जब होंगलुवान ने इस ओर ध्यान दिलाया तो इसका मतलब समझ में आया। पहले जब भी जी मुलिंग उसके करीब जाती तो उसे छोटी मोटी परेशानियां झेलनी पड़ती, लेकिन उसके हालिया रिट्रीट के बाद जी मुलिंग बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई थी। और ये लगभग उसी समय था जब ये यू5 फिंगर पीक में शामिल हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में उसे श्राप के किसी भी बुरे प्रभाव का अनुभव नहीं हुआ। अगर ऐसा था तो ये शानदार खबर थी। क्या इसका मतलब यह नहीं था तोबा की किसी हानिकारक प्रभाव की चिंता किए बिना ये यू के करीब रह सकती है? इस एहसास के साथ तोबा की का उत्साह काफी बढ़ गया। उसने तुरंत होंगलुवान को विदाई दी। मास्टर, मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। ओह, और जूनियर ब्रदर और मैं अब दाव साथी हैं। जब वो लौटेगा हम तुम्हारे लिए शादी की मिठाइयाँ लाएंगे। मम्मा, ठीक है। होंगलुवान ने पहले तो अनमने ढंग से सिर हिलाया, फिर उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। क्या वे एक दिन के लिए बाहर गए और दाव साथी बन गए? चीजें इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ी? वास्तव में क्या हुआ? उसका मन सवालों से गूंज उठा, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती तोबा की पहले ही नजरों से ओझल हो चुकी थी। निराश होकर उसके पास इसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक तभी लिन मियासु ने हलचल शुरू कर दी। जब उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने होंगलुवान को देखा, उसे अपनेपन का एहसास हुआ, लेकिन वह ठीक से नहीं बता पाई कि यह महिला कौन थी।
हॉन्ग लुवान मुस्कुराई जब उसने लिन मियासू को देखा, जो धीरे धीरे बैठ रही थी। ठीक है, बहुत दिनों से नहीं देखा, लिन फेग्युअन। किसने सोचा होगा तुम वास्तव में एक महिला हो। पूर्वी सागर के तटीय जल में सु याओ ने भारी हौंकते हुए महासागर कमांडिंग त्रिशूल को पकड़ रखा था। कुछ ही दूरी पर 9 सिर वाले सांप यांग क्यूई की लाश पड़ी थी। मौलिक रूप से सु याओ ने असेंशन क्षेत्र में पहुंचने के बाद बदला लेने के लिए पूर्वी सागर में लौटने की योजना बनाई थी, लेकिन योजनाएं बदलावों के अनुरूप नहीं चल सकी। यांग क्यूई ने मिरफोक जनजाति के खिलाफ नरसंहार शुरू किया था। सु याओ अपने रिश्तेदारों का कत्लेआम होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह कार्रवाई करने के लिए मजबूर हुई। हालांकि उसने भरपूर तैयारी की थी, सु याओ अभी भी 9 सिर वाले सांप यांग क्यूई को नहीं हरा सका। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण उसे महासागर कमांडिंग त्रिशूल का प्रयोग करना पड़ा। तभी वह यांग क्यूई को मारने में सक्षम थी, लेकिन उसे जीत की कोई खुशी महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसने अभी तक दानव सीलिंग ऑब्सीडियन रेत को महासागर कमांडिंग ट्राइडेंट के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन हथियार की आभा पूरी तरह से छिपी नहीं थी। सु याओ को गहरी चिंता थी कि त्रिशूल का उपयोग करने से अन्य 9 सिर वाले सांप यांगजियो का ध्यान आकर्षित हो सकता है, लेकिन जो हो गया सो हो गया। एकमात्र चीज जो बची थी वह थी यांगजियाओ के अंतिम आगमन की तैयारी के लिए जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत बढ़ाना। उसके सपनों की यादों के आधार पर यांग क्यूई को मारने के बाद यांगजियो कई दशकों बाद उसकी तलाश में आएगा। यदि वो इसकी गणना इस प्रकार करती, उसके पास ज्यादा समय नहीं था। एक छोटी अवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कुछ दशक पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन हार्मोनाइजेशन क्षेत्र के शिखर से आरोहण क्षेत्र तक जाने का प्रयास लगभग असंभव था। जैसे सु याओ इस विचार से परेशान थी, एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा का उछाल तेजी से आ रहा था।